हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर यूनिट वन शॉट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो के अंदर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट है। इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इस वजह से हम सिर्फ वो वाले टॉपिक्स कवर करेंगे जो पीवाईक्यू में रिपीटेडली पूछे गए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो सारे मैं इंक्लूड कर दूंगा इसके अंदर। कुछ टॉपिक स्किप हो जाएंगे ओवरऑल सिलेबस से। ठीक है, सो वीडियो देखते रहो। बस रिवीजन के लिए ये वीडियो है कि एसपीएम में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो अगर आप ये वीडियोस देख के जाते हो तो आराम से आप 50 प्लस निकाल दोगे एग्जाम में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। पहला जो हमारा यूनिट के अंदर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं हम लोग वो हैं डिस्कस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विद एग्जांपल, पहला क्वेश्चन। सेकंड है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट प्लान, ऑल्सो डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है, थर्ड है हमारा एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक्स एंड इट्स मेथड विद एग्जांपल। फोर्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केस टूल्स, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। ठीक है, डिस्कस ब्रीफली टू ऑफ द फॉलोइंग थ्रू एन एग्जांपल्स, रिस्क इवैल्यूएशन, स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, मतलब दोनों ही हमें एक्सप्लेन करने हैं। फिर आता है हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन एसपीआई एंड सीपीआई, देन इट इज डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली ये हमारे यूनिट 1 के अंदर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, so project portfolio management PPM is a systematic approach to manage and organize project within an organization to ensure they align with the company's goals, maximize resource utilization and enhance project success rate। मतलब कि project portfolio management जैसे कि इसका नाम है, मतलब ये एक systematic approach है। यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है। सिस्टम के अकॉर्डिंग इन द सेंस हर चीज़ एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगी। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि कंपनी के जो गोल है वो, और जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो, और जो हमारे प्रोजेक्ट के सक्सेस रेट्स हैं वो सारे ही चीज़ प्रॉपरली वर्क करें और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, पीपीएम इज अ वे ऑफ कंपनीज टू मैनेज ऑल देयर प्रोजेक्ट इन वन प्लेस। पीपीएम एक ऐसा तरीका है जिससे कि कंपनी अपने सारे प्रोजेक्ट को एक ही जगह पे मैनेज कर सकती है। ठीक है, इट हेल्प्स देम डिसाइड विच प्रोजेक्ट टू स्टार्ट, हाउ टू एलोकेट रिसोर्स एंड हाउ टू कीप एवरीथिंग ऑन ट्रैक। पीपीएम हेल्प करता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक कंपनी को ये डिसाइड करने के लिए कि वो कैसे किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, किस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करें और किस तरीके से हर चीज़ पे नज़र रखें। ठीक है, कैसे काम हो रहा है पूरा ट्रैक रखें। समझ में आ गई बात। अगला पॉइंट है थिंक ऑफ इट लाइक मैनेजिंग ए स्पोर्ट्स टीम वेयर यू नीड टू पिक द बेस्ट प्लेयर्स। देखो, इस तरीके से सोचो कि आप एक स्पोर्ट टीम मैनेज कर रहे हो। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए आप एक स्पोर्ट्स टीम मैनेज कर रहे हो, उसमें आपको बेस्ट प्लेयर चूज करने हैं। ठीक है, तो यानी कि ये पॉइंट कौन सा है जहां पे हम आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, यानी किस प्लेयर को चूज करना है, किस बेस्ट प्लेयर को चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसाइड देयर पोजीशंस, यानी कि रिसोर्स एलोकेशन। आपने पोजीशन बता दी कि प्लेयर्स आपने चूज कर लिए, फिर आपने पोजीशंस बता दी। देन एंश्योर दे प्ले वेल टुगेदर, और फिर पूरी प्रोसेस को आपको मॉनिटर करना है कि वो सही से खेल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज क्रूशियल प्रैक्टिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग टू ऑप्टिमाइज देयर प्रोजेक्ट आउटकम्स एंड एंश्योर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। बेसिकली पीपीएम हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उनके प्रोजेक्ट के आउटकम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चीजों को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, बाय केयरफुली सेलेक्टिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स कंपनीज कैन अचीव देयर गोल्स मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव। मतलब कि कोई कंपनी अगर अच्छे से प्रोजेक्ट्स को रन करा पा रही है, अच्छे से प्रोजेक्ट को मैनेज करा पा रही है, तो उस केस में वो कंपनी अपने गोल्स को ईजिली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रीच कर जाएगी। ठीक, तो ये बेसिक बात हो गई कि प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज की कंपोनेंट्स ऑफ पीपीएम। क्या क्या हमारे पास की कंपोनेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहला आता है हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, चूजिंग द राइट प्रोजेक्ट दैट मैच द कंपनीज गोल। हमें ऐसा प्रोजेक्ट चूज करना है जो कंपनी के गोल्स को मैच करे। प्रायोरिटाइजेशन, डिसाइडिंग विच प्रोजेक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड शुड बी डन फर्स्ट। ठीक है, अब हमने सारे प्रोजेक्ट चूज कर लिए, अब हमें उसमें प्रायोरिटाइज करना है कि किस प्रोजेक्ट को पहले करना है। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन, एंश्योरिंग ईच प्रोजेक्ट गेट नेसेसरी रिसोर्सेज लाइक मनी, पीपल एंड टूल्स। अब हमें ये इंश्योर करना है कि हर एक प्रोजेक्ट जो हमने सेलेक्ट किया है उस हर प्रोजेक्ट को प्रॉपर रिसोर्सेज मिले, प्रॉपर मनी मिले, प्रॉपर पीपल्स मिले और प्रॉपर टूल्स मिले जिसके बेसिस पे उसको डेवलप किया जा सके। ठीक है,
नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, कीपिंग एन आई ऑन हाउ प्रोजेक्ट आर प्रोग्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग बैक टू मेक इंप्रूवमेंट। अब हमको ध्यान रखना है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट हमारा प्रोग्रेस कर रहा है, किस तरीके से प्रोजेक्ट काम कर रहा है और क्या कहीं पे किसी तरीके की इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड डीलिंग विद पोटेंशियल प्रॉब्लम दैट कुड डीरेल द प्रोजेक्ट, मतलब कि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ भी डील करते हुए चलना पड़ेगा जो प्रोजेक्ट को पीछे कर सकती हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट को रोक सकती हैं। ठीक है, या प्रोजेक्ट को खराब कर सकती हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। देन बात करते हैं पीपीएम प्रोसेस की। क्या प्रोसेस होता है? देखो, जो की कंपोनेंट्स है इसी अकॉर्डिंग प्रोसेस भी हमारा चलता है। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, नो द कंपनीज मेन गोल। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि कंपनी का गोल क्या है। ठीक है, कंपनी आखिर करना क्या चाहती है। ठीक है, तब तो आप प्रोजेक्ट उस अकॉर्डिंग चूज करोगे जब आपको पता होगा कि आपकी कंपनी का गोल क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्रीजिंग सेल्स, इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है कंपनी को सेल्स के लिए किसी प्रोजेक्ट को उठाना हो या फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए किसी प्रोजेक्ट को उठाना हो, तो उस अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे कि कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्ट को चूज करेंगे। कलेक्ट प्रोजेक्ट प्रपोजल, गैदर आइडियाज फॉर द प्रोजेक्ट दैट कुड हेल्प अचीव दीज गोल्स। अब गोल्स डिसाइड हो गए, अब हमें उन प्रोजेक्ट को कलेक्ट करना है जो इन गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इवेल्युएट एंड प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट, वही चीज है। अब यहाँ पे इवेल्युएट होगा कि किस प्रोजेक्ट को कब करना है। ठीक है, और प्रायोरिटाइज किया जाएगा उसी के बेसिस पे। ठीक है, assess each project to see how well it meets goals, its benefits, cost and risk। हर एक प्रोजेक्ट को इस तरीके से एनालाइज करना है कि ये पता चल जाए कि ये कितना ज़्यादा हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, क्या कॉस्ट आने वाली है और क्या क्या रिस्क होने वाले हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, देन एलोकेट रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूट मनी, पीपल एंड टूल टू द हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोजेक्ट। अब जिनकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है उन पे हमको क्या करना है, मनी, पीपल और टूल्स को इन्वेस्ट कर देना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा मॉनिटर एंड रिव्यू, रेगुलरली चेक हाउ प्रोजेक्ट्स आर गोइंग एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीड। रेगुलरली हमें चेक करते रहना है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं और क्या उसमें एडजस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई पीपीएम के प्रोसेस की। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ पीपीएम। एग्जाम्पल देखो, एक सिनारियो है, टेक कंपनी वांट्स टू लॉन्च न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। एक कोई टेक कंपनी है जो क्या चाहती है कि उसका एक नया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए। ठीक, तो अब वो टेक कंपनी क्या करे, कैसे करे, वो चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। So the first thing is PPM application. Identify strategic objectives, increase market share by 10% in 2 years. देखो, अब हमारा स्ट्रैटेजी क्या है कंपनी का। ठीक है, मान लो मेरी ही कंपनी है जो चाह रही है कि एक नया सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमें मार्केट शेयर को 10% बढ़ाना है 2 साल में। ठीक, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। कलेक्ट प्रोजेक्ट प्रपोजल, सेकंड स्टेप आता है। आइडियाज इंक्लूड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन, इंप्रूविंग करंट सॉफ्टवेयर एंड क्रिएटिंग अ साइबर सिक्योरिटी टूल। अब आइडियाज क्या क्या ले सकते हैं हम, कि कोई नया मोबाइल एप्लीकेशन हम बना दें जो मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर जाए, सो दैट हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाए, या फिर हम अपने करंट सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दें। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा साइबर सिक्योरिटी का टूल बना दें जो आगे चल के काफी ज्यादा ट्रेंड कर जाए और हमारा शेयर बढ़ जाए। ठीक, तो हमारे आइडिया के अकॉर्डिंग ये 3 चीजें हमें दिख गई, हमने कलेक्ट कर ली। देन क्या करना है, इवेल्युएट एंड प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट्स, न्यू मोबाइल ऐप, हाई इंपैक्ट, नीड्स मैनी रिसोर्स। अब तीनों प्रोजेक्ट हमने चूज किए। ठीक है, तीनों में हमको क्या करना है, अब हमको प्रायोरिटी देनी। कैसे देते हैं हम, देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि किसमें क्या चीजें चाहिए होंगी। ठीक, तो क्या करेंगे, न्यू मोबाइल एप्लीकेशन अगर हमें बनानी है तो उसका इम्पैक्ट बहुत हाई होगा, पहली चीज, क्योंकि जो करंटली एप्लीकेशन काम कर रही है या साइबर सिक्योरिटी का कोई टूल हम बनाते हैं तो वो इतना ट्रेंड नहीं करता है जितना हमारा कोई नया एप्लीकेशन ट्रेंड करता है। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, बट उसमें रिसोर्स रिक्वायरमेंट भी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, इंप्रूविंग करंट सॉफ्टवेयर, मीडियम इम्पैक्ट, फ्यूअर रिसोर्सेज। यहाँ पे इम्पैक्ट कम होता है कंपेरेटिवली और रिसोर्सेज भी कम लगती हैं। देन थर्ड इज, देखो, क्विक कंप्लीशन भी है हमारा। इंप्रूविंग करंट सॉफ्टवेयर के अंदर क्विक कंप्लीशन भी है, यानी कि ये जल्दी से कंप्लीट भी हो जाता है एज कंपेयर टू मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक, फिर हमारा साइबर सिक्योरिटी टूल, नीश मार्केट, मीडियम इम्पैक्ट, मॉडरेट रिसोर्स। इसमें ठीक ठाक रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट लगेगी। मार्केट काफी नीश है, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रेंड होने के चांसेस नहीं है। मीडियम इम्पैक्ट का मतलब है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा ये। ठीक है, एलोकेट रिसोर्सेज, फोकस ऑन मोबाइल ऐप एंड सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, हमें मोबाइल ऐप पे फोकस करना है और सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी पे लास्ट पे फोकस करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसी अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा। देन आता है मॉनिटर एंड रिव्यू, रेगुलरली चेक प्रोग्रेस एंड एडजस्ट प्लान इफ मार्केट नीड्स चेंज। अगर मार्केट में कोई नया चेंज आ रहा है, ड्रास्टिक चेंज, जैसे कि आज के अकॉर्डिंग हम बात करें
तो एआई एक बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। तो आजकल सारे एप्लीकेशन जो नए आ रहे हैं वो एआई का यूज कर रहे हैं, एआई टूल्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो एप्लीकेशन में हम डेवलप कर रहे हैं, अगर मार्केट में किसी चीज का ट्रेंड आता है या मार्केट में कोई चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्रेस के प्लान्स को एडजस्ट कर सकें, ठीक है, और प्रोग्रेस को भी डिटरमाइन करते रहे। बेनिफिट्स ऑफ पीपीएम की बात की जाए तो बेटर अलाइनमेंट विद गोल्स, ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्स यूज, इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, हायर सक्सेस रेट्स। मतलब कि ज्यादा अच्छे से गोल्स के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं कंपनी के, ठीक है, रिसोर्सेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके यूज कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर सकते हैं, रिस्क को इजीली मैनेज कर सकते हैं, और इसमें सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा हायर होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई पहले टॉपिक की। 10 मिनट हुआ, टॉपिक पहला खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। What do you mean by project plan, और also discuss types of project plan। प्रोजेक्ट प्लान क्या होता है भाई? प्रोजेक्ट प्लान नाम ही लिखा हुआ है जैसे कि इट इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द गोल्स, टास्क, टाइमलाइंस, रिसोर्सेज एंड माइलस्टोन ऑफ अ प्रोजेक्ट। बेसिकली एक प्रोजेक्ट का क्या टाइमलाइन होना चाहिए, क्या गोल होते हैं, क्या टास्क है, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्या क्या माइलस्टोन हमें अचीव करने हैं, वो सारी चीजों का एक डॉक्यूमेंट होता है, वही हमारा प्रोजेक्ट होता है, ठीक। इट सर्व्स अ रोड मैप टू गाइड द प्रोजेक्ट टीम थ्रू द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन। ये बेसिकली एक रोड मैप होता है जो हमारी टीम को ये बताता रहता है पूरी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक कि कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करना है, कैसे चीजों को इनिशियलाइज करना है, ठीक है, और कैसे चीजों को एंड ऑफ द डे कंप्लीट करना है, ठीक। The project plan ensures that everyone involved knows what needs to be done by whom and by when। प्रोजेक्ट का प्लान ये बताता है कि किस चीज को कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, ठीक है। की एलिमेंट्स की बात करी जाए प्रोजेक्ट प्लान के अंदर तो प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला की एलिमेंट क्लियरली डिफाइंस एम्स दैट प्रोजेक्ट इज इंटेंडेड टू अचीव। मतलब कि सबसे पहली चीज तो यही डिफाइन करेगा हमारा प्रोजेक्ट प्लान कि प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट के गोल्स क्या है, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट स्कोप, द बाउंड्रीज ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग व्हाट विल एंड व्हाट विल नॉट बी इंक्लूडेड। देखो ये बताता है कि क्या चीज हमारी प्रोजेक्ट के अंदर रहने वाली है और क्या चीजें हमारी नहीं रहने वाली, मतलब बाउंड्री डिफाइन करता है कि ये चीजें तो रहनी चाहिए और ये चीजें नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। टास्क एंड एक्टिविटीज नेक्स्ट आता है हमारा। अब ब्रेक डाउन ऑफ द वर्क नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। टास्क एंड एक्टिविटीज में बेसिकली हम ओवरऑल वर्क को ब्रेक डाउन कर देते हैं कि क्या क्या चीजें हमें परफॉर्म करनी है, ठीक है। टाइमलाइन, अ शेड्यूल दैट शोज व्हेन ईच टास्क शुड स्टार्ट एंड फिनिश। ये टाइमलाइन एक ऐसा शेड्यूल होता है जो बताता है कि कब हमारा किसी टास्क को स्टार्ट करने का टाइम है और कब हमारा किसी टास्क को फिनिश करने का टाइम है, ठीक है। रिसोर्सेज, द पर्सनल इक्विपमेंट एंड मटीरियल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मतलब कि क्या क्या चीजें जरूरत पड़ने वाली है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो इन ह्यूमन की बात की जाए, मतलब इतने पर्सन्स लगने वाले हैं, या फिर कोई इक्विपमेंट, कोई टूल का यूटिलाइजेशन है, किसी तरीके के मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। सो वो सारी चीजें हमारी रिसोर्सेज के अंदर आ जाती हैं। देन व्हाट इज बजट, द फाइनेंशियल प्लान फॉर द प्रोजेक्ट डिटेलिंग कॉस्ट एंड एलोकेशंस। अब इन रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है और कितना पैसा लगेगा, फाइनेंशियल क्या प्लान होने वाला है, वो सारी चीजें हमारे बजट के अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। अब टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट देख लो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है वर्क प्लान। वर्क प्लान क्या होता है? अ डिटेल्ड प्लान दैट ब्रेक्स डाउन द स्पेसिफिक टास्क नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ऑफन इंक्लूड्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच टास्क एंड डेडलाइंस। मतलब कि ये एक डिटेल प्लान होता है जो क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क को ब्रेक डाउन करता है और उसी के बेसिस पे ओवरऑल प्रोजेक्ट में ये बताता है कि किसको कौन सा टास्क करना है और कब तक करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, अ वर्क प्लान फॉर अ मार्केटिंग कैंपेन डिटेलिंग टास्क लाइक कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया पोस्ट एंड ईमेल न्यूज लेटर्स। मतलब कि अगर एक वर्क प्लान बनाया जाए एक मार्केटिंग कैंपेन के लिए, ठीक है, तो उस केस में क्या क्या चीजें होंगी, एक बंदा कंटेंट क्रिएट करेगा, ठीक है, एक बंदा सोशल मीडिया की पोस्ट हैंडल करेगा और एक ईमेल्स पे न्यूज लेटर लिखेगा। तो 3 लोग असाइन करके हम ये सिंपल सा प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है वर्क प्लान। व्हाट इज रिसोर्स प्लान नेक्स्ट, ठीक है। outlines the resources, people, equipment, material needed for the project and how they will be allocated। मतलब कि ये बताता है कि जितनी भी रिसोर्सेज है हमारी, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो मटेरियल्स हो, कितनी रिसोर्सेज हैं हमारी जो नीडेड हैं या जिनको एलोकेट करना है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल, अ रिसोर्स प्लान फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स, टाइप्स ऑफ मशीनरी एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात की जाए, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई घर बन रहा है, तो उस केस में हमारा जो रिसोर्स प्लान होता है वो क्या होता है कि घर में कितनी ईंटें लगने वाली हैं, कितने वर्कर काम करने वाले हैं, क्या मशीनरी यूज होने वाली है, क्या क्या मटीरियल लगेगा, ठीक है।
समझ आ गई बात। तो नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल प्लान, डिटेल्स द बजट इंक्लूडिंग कॉस्ट एस्टिमेट, फंडिंग सोर्सेज एंड फाइनेंशियल कंट्रोल मेजर्स। ये क्या बताता है कि क्या बजट हमारा रहने वाला है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लान का बताता है कि क्या बजट रहने वाला है, कितना कॉस्ट एस्टिमेशन है हमारा, कितना खर्चा आ सकता है, कौन कौन फंड करेगा, ठीक है। सारी डिटेल जो मॉनिटरी डिटेल है पैसे से रिलेटेड, वो सारी डिटेल फाइनेंशियल प्लान के अंदर आती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ फाइनेंशियल प्लान फॉर एन IT प्रोजेक्ट लिसनिंग कॉस्ट फॉर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड पर्सनल। आप एक IT प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल प्लान एज एन एग्जांपल ले सकते हो फाइनेंशियल प्लान के अंदर, जहां पे सारी कॉस्ट सॉफ्टवेयर की, ठीक है, हार्डवेयर की या फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी कॉस्ट आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्लान, डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाइज पोटेंशियल रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट प्लान हमारा क्या करता है, पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। मतलब क्या क्या रिस्क होने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, देयर इम्पैक्ट एंड स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट देम, क्या क्या उनका इम्पैक्ट हो सकता है और किस तरीके से हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉर एन इवेंट that includes risk like bad weather or supplier delays and contingency plans for each। मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान आप इस तरीके से एग्जांपल की तरह समझ सकते हो कि बैड वेदर कंडीशंस है, ठीक है, या सप्लायर की डिले हो जा रही है, या फिर कंटिजेंसी प्लान आ रहा है, ठीक है। मतलब कि आप सपोज करो कि आप किसी शॉप को रन कर रहे हो, ठीक है, शॉप को रन कर रहे हो, आपको किसी कस्टमर ने बोला कि उसको अर्जेंटली किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत है। आपने बोला ठीक है मैं 1 घंटे में मंगा दूंगा। अब 1 घंटे के लिए आपने किसी पर्सन को कॉल किया कि 1 घंटे में मुझे प्रोडक्ट चाहिए, वो बोला ठीक है भैया मैं लेके आता हूँ, और वो वहां से निकला और बीच में बारिश शुरू हो गई, बारिश बंद हुई तो ट्रैफिक लग गया, तो उस चक्कर में वो हो गया लेट। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे रिस्क होते हैं, ठीक है। तो इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए तरीके होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो बेसिकली रिस्क प्लानिंग के अंदर ये सारे रिस्क को मिटिगेट करने के तरीके ही लिखे होते हैं, और रिस्क क्या है, क्या इंपैक्ट होगा रिस्क का, वो सारी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी प्लान, डिफाइन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रोजेक्ट एंड हाउ दे विल बी अचीव्ड एंड मेजर्ड। बेसिकली ये बताता है कि क्या क्वालिटी रहने वाली है हमारी प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने के बाद, और कैसे उस क्वालिटी को अचीव करना है और कैसे उस क्वालिटी को मेजर करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, अ क्वालिटी प्लान फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट स्पेसिफाइंग द स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड क्वालिटी चेक्स। ऐसा आप सोचिए कि एक क्वालिटी प्लान है किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट यानी कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसका क्वालिटी प्लान कैसे होगा, किस तरीके से उस बिल्डिंग की टेस्टिंग की गई है, किस तरीके से उस बिल्डिंग में यूज करने वाले मटेरियल्स की टेस्टिंग की गई है, उनका क्वालिटी चेक किया गया, ठीक है। अब देखो खराब अगर ईंटें हम लगा देंगे घर बनाते समय, तो उस केस में क्या होगा, क्वालिटी खराब हो जाएगी घर की दीवारों की, ठीक है। बट अगर हम उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करें ईंटों की, ठीक है, उनकी क्वालिटी चेक कराएं कि हाँ ईंटें एकदम प्रॉपर अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, तो हमारे घर की भी क्वालिटी अच्छी होगी। क्वालिटी अच्छी मतलब सिर्फ दिखना अच्छा नहीं होता, क्वालिटी अच्छी मतलब प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो वो चीजें हमारी क्वालिटी प्लान के अंदर आ जाती हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे जो प्लान के थे, ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक्स एंड इट मेथड्स विद एग्जांपल। हमें कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे देखना है। तो क्या होती है कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक्स? सो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक्स आर एसेंशियल टूल्स यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू असेस द इकोनॉमिक ऑफ अ प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट बाय कंपेयरिंग इट्स कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। मतलब सो कॉस्ट बेनिफिट जैसे कि मतलब है इसका, ठीक है, इसका नाम का ही मीनिंग है। क्या मीनिंग है कि क्या कॉस्ट लग रही है और क्या बेनिफिट आएगा उस कॉस्ट को लगाने के बाद, ठीक है। सो ये बेसिकली जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस प्रोजेक्ट पे हमको काम करना है, उस टाइम पे कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये एनालाइज करने के लिए कि क्या इकोनॉमिक वर्थ होने वाली है हमारे प्रोजेक्ट की अगर हम करते हैं तो, और कितना इसमें इन्वेस्टमेंट हमें देना पड़ेगा एज कंपेयर्ड टू द रिटर्न वी विल गेट फ्रॉम, ठीक है, कि कितना रिटर्न आएगा उसके बेसिस पे हम कितना इन्वेस्ट करेंगे। वो सारी चीजें एनालाइज कैसे करते हैं हम कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक से, ठीक है। दिस टेक्निक हेल्प डिटरमाइन वेदर अ प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वायबल और वर्थवाइल, ठीक है। मतलब कि ये हमें हेल्प करती है ये डिटरमाइन करने में या ये बताने में कि कौन सा प्रोजेक्ट फाइनेंशियली हमारे लिए सही रहेगा करना, ठीक है, जिसको करने से हमारा लॉस ना हो और प्रॉफिट ही हो, और साथ ही साथ वर्थवाइल हो, यानी उस पर टाइम इन्वेस्ट करना भी हमारा सही हो, नुकसान ना हो, ठीक है। मेथड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन। अब मेथड्स क्या क्या है कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन के? सबसे पहला आता है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बीसीआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर, पेबैक पीरियड, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस सीईए, ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। तो ये 6 हमारे पास मेथड है। आगे देखते हैं।
सबसे पहला है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। ये क्या होता है? कैलकुलेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज यूजिंग अ डिस्काउंट रेट। अ पॉजिटिव एनपीवी इंडिकेट अ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। मतलब कि ये क्या कैलकुलेट करता है कि अभी जिस हिसाब से हमारा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, डिस्काउंटेड रेट के अकॉर्डिंग, उस केस में अगर हमारा एनपीवी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस केस का मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है, एल्स हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अनप्रॉफिटेबल है, यानी उस पर नुकसान होगा, ठीक है। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बीसीआर क्या होता है? द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स टू कॉस्ट। मतलब कि अभी जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है प्रोजेक्ट की, उसके अकॉर्डिंग फाइनल जो कॉस्ट आने वाली है उस पे जो बेनिफिट्स होने वाले हैं उसका रेशियो लेते हैं, ठीक है। अब बीसीआर ग्रेटर देन 1 सजेस्ट द प्रोजेक्ट इज बेनिफिशियल। अगर हमारा रेशियो लेने के बाद बीसीआर की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो इसका मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है, अदरवाइज ये चांसेस होते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा लॉस करा सकता है, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, the discount rate at which NPV is 0 representing the project's break-even rate of return and IRR higher than the discount rate means the project is viable। ये बेसिकली एक डिस्काउंट रेट होता है जहां पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है, जो कि बताता है कि प्रोजेक्ट का क्या फाइनल हमारा रेट ऑफ रिटर्न होने वाला है, और जितना ज्यादा हमारा IRR होगा डिस्काउंट रेट से उतना ज्यादा हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा? फायदे वाला होगा, ठीक है, उतना ज्यादा वायेबल होगा। नेक्स्ट है हमारा पे बैक पीरियड, द टाइम इट टेक्स टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कैश इनफ्लोज। अ शॉर्टर पे बैक पीरियड इज प्रेफरेबल। मतलब हम कोई प्रोजेक्ट उठा रहे हैं तो अब प्रॉफिट तो वो देगा, हमें पता है, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा। मान लो हमने 1 साल लगा के प्रोजेक्ट बनाया, अब वो 10 साल बाद अगर प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है थोड़ा बहुत भी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमें शॉर्टर टाइम में रिटर्न चाहिए रहेगा, ठीक है। सो इस वजह से पे बैक पीरियड कंसीडर किया जाता है कि जो हमारा पे बैक टाइम हो, जिस टाइम पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमें निकाल के दे उससे रिटर्न्स, वो टाइम हमारा शॉर्टर हो कंपैरेटिवली, ठीक है। जितना ज्यादा शॉर्टर पे बैक टाइम उतना ज्यादा प्रोजेक्ट हमारा प्रेफरेबल होगा, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस CEA, ये क्या होता है? कंपेयर्स द कॉस्ट एंड आउटकम्स ऑफ डिफरेंट एक्शंस ऑफन यूज्ड इन हेल्थ केयर एंड पब्लिक पॉलिसी टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट ऑप्शन। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली कॉस्ट या फिर आउटकम कंपेयर किए जाते हैं अलग अलग एक्शंस के, यानी कि एक प्रोजेक्ट को जब हम सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक एक्शन को परफॉर्म करने में क्या कॉस्ट आने वाला है और उस कॉस्ट के बेसिस पे क्या उसका आउटकम आने वाला है, उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। ऑफन यूज्ड इन हेल्थ केयर एंड पब्लिक पॉलिसी, मतलब जो भी हमारे हेल्थ केयर रिलेटेड डोमेन्स होते हैं वहां पे जो एप्लीकेशन वगैरह बनती हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनते हैं, मोस्ट एफिशिएंट ऑप्शन को कंसिडर करने के लिए, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर पब्लिक पॉलिसी यानी पब्लिक के लिए किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाया जा रहा है या फिर हेल्थ केयर के लिए किसी सॉफ्टवेयर को बनाया जा रहा है, तो वो प्रॉपरली एथिकल होना चाहिए, अच्छी वर्किंग होनी चाहिए और सबसे ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से वहां कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस का ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस है, आइडेंटिफाइज द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट इंडिकेटिंग नो प्रॉफिट और लॉस। अब ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा ओवरऑल पैसा लगा है वो ओवरऑल पैसा इक्वली रिकवर हो जाए, ठीक है, उससे ज्यादा ना प्रॉफिट हो ना हमारा लॉस हो, ठीक। तो यही होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसी पॉइंट को एनालाइज करने का तरीका क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है, जहां पे इस पॉइंट को आइडेंटिफाई किया जाता है जहां पे टोटल रेवेन्यू जो है हमारा वो इक्वल कॉस्ट के बराबर आ जाए, इंडिकेटिंग नो प्रॉफिट और लॉस, ठीक। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What do you understand by case tools? Explain in details. Case tools क्या होते हैं? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। डेफिनेशन की बात की जाए तो केस टूल्स आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डिजाइंड टू असिस्ट इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। केस टूल्स बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जिनको डिजाइन किया गया है ताकि वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की डेवलपमेंट कर सकें, उनकी मेंटेनेंस में हेल्प कर सकें, ठीक है। These tools support various stages of the software development life cycle SDLC from initial planning and analysis through design, coding, testing and maintenance. ये हमारे ऐसे टूल्स होते हैं, केस टूल्स हमारे ऐसे टूल्स होते हैं जो ओवरऑल SDLC में हमको हेल्प करते हैं, यानी जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है ओवरऑल उसमें हमारी हेल्प करते हैं, चाहे वो इनिशियल प्लानिंग के टाइम हो, चाहे वो एनालिसिस के टाइम हो, चाहे वो डिजाइन के टाइम हो, कोडिंग के टाइम हो, टेस्टिंग के टाइम हो या फिर मेंटेनेंस के टाइम हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ केस टूल की बात की जाए तो 3 बेसिक टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अपर केस टूल्स फोकस ऑन अर्ली SDLC स्टेजेस लाइक प्लानिंग, एनालिसिस एंड डिजाइन। अपर केस टूल क्या होते हैं? ये हमारे जो अर्ली स्टेजेस होती हैं SDLC के अंदर, जैसे कि प्लानिंग हो गई, एनालिसिस हो गई, डिजाइनिंग हो गई, इन सब चीजों पे फोकस करते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल यूएमएल टूल लाइक आईबीएम रेशनल रोज। आईबीएम का जो रेशनल रोज नाम का टूल है ये हमारा किस लिए यूज होता है, अपर केस टूल की तरह यूज होता है एसडीएलसी साइकिल्स में, ठीक है। लोअर केस टूल्स क्या होते हैं, सपोर्ट्स लेटर एसडीएलसी स्टेजेस सच एज इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। मतलब कि दो हमारे यहाँ पे केस टूल्स मेन आ गए, कौन कौन से, अपर और लोअर। अपर क्या करता है, जो एसडीएलसी के अपर स्टेजेस हैं उनको मैनेज करता है। लोअर क्या करता है, जो एसडीएलसी के लोअर स्टेजेस हैं उनको मैनेज करता है, यानी कि इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस के टाइम लोअर केस टूल्स हेल्प करते हैं, ठीक है। एग्जांपल आईडीज लाइक विजुअल स्टूडियो, टेस्टिंग टूल्स लाइक जे यूनिट, ये सब हमारे क्या है, लोअर केस टूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड केस टूल्स, प्रोवाइड कंप्रेहेंसिव सपोर्ट अक्रॉस द एंटायर एसडीएलसी। मतलब कि ओवरऑल सपोर्ट दिखाते हैं एंटायर एसडीएलसी में, यानी कि अपर केस टूल्स और लोअर केस टूल्स को सपोर्ट करते हैं हमारे इंटीग्रेटेड केस टूल्स। एग्जांपल आईबीएम रेशनल सूट और एकल डिजाइनर, ये सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ केस टूल्स। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, इनहेंस्ड क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, इंप्रूव्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब सबसे पहले इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी का मतलब है ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क, यानी कि जो हमारे टास्क को बार बार करना है उसको ये ऑटोमेट कर देते हैं केस टूल, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है एप्लीकेशन की, ठीक। इनहैंस्ड क्वालिटी, कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड सिस्टमैटिक डिजाइन। बेसिकली केस टूल की हेल्प से सिस्टमैटिक डिजाइन में काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्टेंट होता है, जिस वजह से क्वालिटी इंप्रूव होती है हमारे सॉफ्टवेयर की, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन, एनफोर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये सारे काम परफॉर्म कराता है, सारे टास्क कराता है, जिस वजह से स्टैंडर्डाइजेशन भी मिलता है हमारे सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट है बेटर डॉक्यूमेंटेशन, सीधी सी बात है, कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है, सिस्टमैटिक डिजाइन है, अप टू डेट रहता है सिस्टम डिजाइन के अकॉर्डिंग, तो बेसिक सी बात है कि डॉक्यूमेंटेशन भी हमारा बेटर होगा, ठीक है। इंप्रूव्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है वर्जन कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, मतलब कैसे कैसे चीजें काम कर रही हैं, प्रोजेक्ट क्या काम कर रहा है, कैसे इंप्रूव करना है, वो सारी चीजें मैनेज करता है, ठीक है। कॉमन फीचर्स की बात की जाए तो डायग्रामिंग टूल्स फॉर क्रिएटिंग सिस्टम डायग्राम्स, डायग्रामिंग टूल्स होते हैं इसके पास जो कि सिस्टम डायग्राम्स को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। कोड जनरेशन में केस टूल्स हेल्प करते हैं, ऑटोमेटिक कोड क्रिएशन फ्रॉम मॉडल्स, मॉडल्स का यूटिलाइजेशन करके ऑटोमेटिकली ये कोड क्रिएट कर लेते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सट्रैक्टिंग डिजाइन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कोड, कोड से डिजाइन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं हमारे केस टूल्स। डेटाबेस डिजाइनिंग, यानी कि मैनेजिंग डेटाबेस स्कीमास को मैनेज करते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। टेस्टिंग एंड डीबगिंग, ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स। तो ये सारी चीजें हैं, कॉमन फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, तो ये सारी चीजें आप लिख देना जब भी आप केस टूल्स के बारे में लिखोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर के अंदर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए सारी चीजें मैंने कवर करा दी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस ब्रीफली एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्रू एन एग्जाम्पल। फर्स्ट इज रिस्क इवैल्यूएशन, सेकंड इज स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है। रिस्क इवैल्यूएशन क्या होता है, risk evaluation involves identifying potential risk in a project, assessing their likelihood and impact and developing strategies to manage them. Basically risk evaluation में करना क्या होता है, ओवरऑल हमें देखना होता है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। उनको एनालाइज करना, उनके होने के चांसेस पता करना, ठीक है, और क्या इम्पैक्ट होगा अगर वो हो गए तो, और स्ट्रेटजीज बनाना कि कैसे उनको हैंडल करना है, ठीक है। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन मिटिगेटिंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट सक्सेस। अब रिस्क इवैल्यूएशन करने से फायदा ये होता है कि जो हमारे प्रोजेक्ट पे उसका इफेक्ट होने वाला है वो सडन होने के बजाय प्लान्ड वे में होता है, तो उसको हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर अ न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, मान लीजिए हम कोई नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में रिस्क आइडेंटिफाई करना क्या होगा, टेक्निकल फेलियर्स, शेड्यूल डिलेज, की पर्सनल लीविंग, बजट ओवररन्स, तो ये सारी चीजें हमारे रिस्क में आ जाएंगे। एसेस रिस्क, डिटरमाइन द लाइकहुड एंड इंपैक्ट ऑफ ईच रिस्क। अब इसमें से हर एक रिस्क का हमें कैलकुलेट करना है क्या इंपैक्ट हो सकता है और क्या इसके होने के चांसेस हैं, ठीक। तो डेवलप स्ट्रेटजीज, सबसे पहले हमें स्ट्रेटजीज बनानी होगी। टेक्निकल रिस्क, शेड्यूल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, 4 रिस्क हैं, चारों के लिए अलग स्ट्रेटजी बनेगी, ठीक है। टेक्निकल रिस्क के लिए क्या स्ट्रेटजी बनेगी, हैव अ बैकअप टेक्नोलॉजी प्लान। टेक्निकल रिस्क कोई भी आता है, अगर आपके पास बैकअप है तो आप इजीली ओवरकम कर सकते हो, यानी कि ये हैंडल हो गई। नेक्स्ट शेड्यूल रिस्क, यूज एजाइल मेथोडोलॉजी। एजाइल मेथोडोलॉजी का यूज करेंगे तो शेड्यूल्स में इजीली चीजें हो जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशनल रिस्क, क्रॉस ट्रेन टीम मेंबर्स, मतलब टीम मेंबर्स को ट्रेन करते रहना, ऑपरेशनल रिस्क नहीं होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क, एलोकेट कंटिजेंसी फंड्स, मतलब आपको फंड्स रखने हैं आपके अकाउंट में थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब आप जो ओवरऑल फंडिंग यूज करने वाले हो एप्लीकेशन में, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ फंड्स आपको बचा के भी रखना है कि इन केस कोई रिस्क आती है, फाइनेंशियल रिस्क आती है, तो आप उसको ओवरकम कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग। स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ प्रोजेक्ट इनटू मैनेजेबल स्टेप्स ऑफ फेजेस, ईच विद स्पेसिफिक गोल्स एंड
डिलीवरेबल्स। ठीक है, मतलब इसका क्या है, एक ओवरऑल बड़े प्रोजेक्ट को, मैंने डेटा एनालिटिक्स पढ़ाया था, वहां पे भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देखे थे जिसपे हडूप वगैरह काम करता है। तो वो क्या करते हैं, एक बड़े डेटा वॉल्यूम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके उस पर काम करते हैं। वही चीज स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग में होती है। क्या होता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसको छोटे छोटे फंक्शनल स्टेप्स में डिवाइड कर देना, फेजेस में डिवाइड कर देना, और हर एक के लिए एक डेफिनिट गोल होगा कि इस फंक्शन का इतना काम है, तो वो चीजें क्या करने हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको एक एग्जीक्यूट करवाना है, उनकी हेल्प से स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, दिस अप्रोच एंश्योर सिस्टमेटिक प्रोग्रेस एंड फैसिलिटेट्स बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये क्या करती है, ये एक ऐसी अप्रोच है जिससे कि सिस्टमेटिक प्रोग्रेस की जा सकती है और ज्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल इन अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एग्जांपल के तौर पे आप एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देख सकते हो, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा इनिशिएशन, डिफाइन स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेक होल्डर्स। ठीक है, सबसे पहले इनिशिएशन में क्या करना है, हमें डिफाइन करना है क्या स्कोप होने वाला है हमारे एप्लीकेशन का, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, और क्या कौन कौन स्टेक होल्डर होने वाला है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग, डेवलप अ डिटेल्ड प्लान, असाइन रोल्स, आइडेंटिफाई रिस्क। एक हमें डिटेल्ड प्लान बनाना है, ठीक है, रोल्स असाइन करने हैं, किसको क्या चीज करनी है, देन आइडेंटिफाई रिस्क, हमें रिस्क देखने कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन, डेवलप द ऐप, मॉनिटर द प्रोग्रेस, मैनेज चेंजेस, मतलब कि एप्लीकेशन डेवलप करनी है, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, और ओवरऑल जितने भी चेंजेस हैं उनको मैनेज करना, ये हमारा एग्जीक्यूशन का पार्ट है। ठीक है, एग्जीक्यूशन यानी एप्लीकेशन डेवलपमेंट का टाइम बेसिकली। ठीक है, देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, ट्रैक परफॉर्मेंस, मैनेज टास्क, मतलब कि परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहना है और सारे टास्क को कंट्रोल करते रहना है, मैनेज करते रहना है। नेक्स्ट है हमारा क्लोजर, फाइनल टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, स्टेक होल्डर्स अप्रूवल, मतलब कि अब हमें क्या करनी है, फाइनली टेस्टिंग करनी है क्लोजर के टाइम। ठीक है, क्लोजर तभी करेंगे जब रेडी हो जाएगा। ठीक है, फाइनल टेस्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, और स्टेक होल्डर जिसने भी पैसा लगाया एप्लीकेशन पे उसका अप्रूवल चाहिए होगा कि हाँ आपके अकॉर्डिंग चीजें हो गई हैं या फिर नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग और रिस्क एनालिसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एसपीआई एंड सीपीआई। सो एसपीआई क्या होता है, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, मैं न्यूमेरिकल आपको करवा दूंगा। ठीक है, लास्ट वीडियो जो हमारा एग्जाम डेट है आई गेस 13 को एग्जाम। ठीक है, तो 12 को मैं डेफिनेटली न्यूमेरिकल की वीडियो ऐड कर दूंगा। अगर आप 2024 की अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 25 में देख रहे हो या 24 के एंड वगैरह में देख रहे हो तो फिर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है, डेफिनेशन, एसपीआई इज अ मेजर ऑफ शेड्यूल एफिशिएंसी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड टू द अमाउंट ऑफ वर्क प्लान टू बी कंप्लीटेड टू अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स बेसिकली बताता है कि क्या हमारे शेड्यूल की एफिशिएंसी है, जो हमारा शेड्यूल डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है अर्न्ड वैल्यू बाई प्लान्ड वैल्यू, मतलब कि अर्न्ड वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू का रेशियो लेते हैं और उस अकॉर्डिंग हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अर्न्ड वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ द वर्क एक्चुअली परफॉर्म्ड। अर्न्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो वर्क एक्चुअली हो चुका है हमारा। प्लान्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो वर्क अभी होना बचा है। ठीक है, मतलब 50% काम जो हो चुका है वो वैल्यू, और जो 50% बचा हुआ है वो वैल्यू। ठीक है, अब वो परसेंटेज में डिफर कर सकता है, हो सकता है 90% कंप्लीट हो गया हो सकता है 90% इनकम्प्लीट हो, तो वो सारी चीजें हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगला देखते हैं इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन समझ लो, एसपीआई की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है इसका मतलब कि प्रोजेक्ट शेड्यूल से भी तेज चल रहा है। ठीक है, मतलब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एसपीआई की वैल्यू अगर 1 आती है तो प्रोजेक्ट इज ऑन शेड्यूल, प्रोजेक्ट एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, शेड्यूल के बेसिस पे ही काम कर रहा है। ठीक है, अगर एसपीआई की वैल्यू 1 से कम आती है तो इसका मतलब कि प्रोजेक्ट हमारे डिफाइंड शेड्यूल से स्लो है। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट में चीजों को फास्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि सीपीआई। अब ये क्या होता है, सीपीआई इज अ मेजर ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ वर्क परफॉर्म्ड टू द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड फॉर दैट वर्क। मतलब कि सीपीआई बेसिकली हमारा कॉस्ट एफिशिएंसी को मेजर करता है। जैसे कि वहां पे क्या हो रहा था, वहां देखा जा रहा था टाइम के बेसिस पे कि कितना टाइम हुआ है, अभी प्रोजेक्ट करने में टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट का टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है या प्रोजेक्ट टाइम से पीछे चल रहा है। बट यहाँ क्या हो रहा है, कॉस्ट के बेसिस पे चीजें कंपेयर होती हैं कि कितनी कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला की बात करें तो सीपीआई इज इक्वल्स टू अर्न्ड वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट। वहां पे नीचे प्लान्ड वैल्यू आ रहा था क्योंकि प्लान्ड वैल्यू हमारा टाइम के बेसिस पे होता है, एक्चुअल कॉस्ट हमारा कॉस्ट के बेसिस पे होता है, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट
अर्नड वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द वर्क एक्चुअली परफॉर्म, वही चीज है वैल्यू ऑफ वर्क जो हमारा एक्चुअली हो चुका है। एक्चुअल कॉस्ट क्या है? द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द वर्क परफॉर्म, मतलब कितना वर्क जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग कितनी कॉस्ट हमारी आ चुकी है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन सीपीआई ग्रेटर देन 1 द प्रोजेक्ट इज अंडर बजट, अगर सीपीआई 1 से ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट जो है हमारा अंडर बजट है, मतलब बजट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, पैसा हमारा बच गया है प्रोजेक्ट बनाने में, ठीक है। सीपीआई की वैल्यू अगर 1 है तो द प्रोजेक्ट इज ऑन बजट, मतलब प्रोजेक्ट ने जितना खर्चा डिसाइड किया था स्टार्टिंग में उतना ही खर्चा मांग रहा है अभी, ठीक है। सीपीआई लेस देन 1 का मतलब है द प्रोजेक्ट इज ओवर बजट, मतलब प्रोजेक्ट अब औकात से बाहर जा रहा है, जितना पैसा डिसाइडेड था पहले से उससे ज्यादा पैसा मांग रहा है प्रोजेक्ट हमारा, ठीक है, और हम नहीं दे सकते, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डिस्कस डिटेल अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की बेसिकली अच्छे से कैटेगराइजेशन करनी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरियाज टू हेल्प सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड टूल्स। अब सॉफ्टवेयर को भी कैटेगराइज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनके अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग, उनके टूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन स्कोप एंड साइज, स्कोप और साइज के बेसिस पे क्या टाइप्स होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के, ठीक है, क्या कैटेगरीज होती हैं। स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट, मीडियम स्केल प्रोजेक्ट और आई होप की लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ही होगा थर्ड, तो एक दो देख लेते हैं फिलहाल से। स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट क्या होते हैं? लिमिटेड स्कोप होता है, स्मॉल टीम होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, ठीक है। एजाइल मेथोडोलॉजीज का यूज करते हैं ये, जैसे कि सिंपल वेबसाइट वगैरह बनाना हुआ, ये हमारे स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा मीडियम स्केल प्रोजेक्ट्स, मॉडरेट स्कोप, मीडियम साइज्ड टीम, मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी, एग्जांपल एंटरप्राइज एप्लीकेशन, कंबाइन एजाइल एंड ट्रेडिशनल मेथड्स, मतलब कि यहाँ पे एजाइल के अलावा कई सारी मेथोडोलॉजीज का यूज किया जाता है। मॉडरेट स्कोप होता है, इसके स्कोप मॉडरेट होता है, मतलब रिक्वायर्ड भी है मार्केट में, और नहीं देंगे तो इतना कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। मीडियम साइज्ड टीम होती है इसके अंदर, ठीक है। मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अब कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी क्योंकि मीडियम स्केल प्रोजेक्ट है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन वगैरह बनाने का प्रोजेक्ट है, तो सीधी सी बात है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, एक्सटेंसिव स्कोप, लार्ज टीम, हाई कॉम्प्लेक्सिटी, इसके स्कोप बहुत ज्यादा होते हैं, पहली चीज टीम बहुत बड़ी चाहिए इसको बनाने के लिए, थर्ड कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा होती है, एग्जांपल ईआरपी सिस्टम, जैसे कि ईआरपी सिस्टम्स बनते हैं, ठीक है। ईआरपी सिस्टम आप लोग यूज करते हो, AKTU ईआरपी यूज करते हो क्या आप लोगों में से मोस्टली लोग, इसके अलावा आपके कॉलेज का भी अपना ईआरपी पोर्टल हो सकता है अवेलेबल हो, ठीक है, मेरे कॉलेज का तो है। बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंपल प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, सीधी सी बात है। सिंपल प्रोजेक्ट जिसमें लो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट्स होगी, जैसे कि स्टैटिक वेबसाइट हो गई हमारी, और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगी, जिसमें अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे AI सिस्टम्स वगैरह हो गए, ठीक है। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन डोमेन, अब एप्लीकेशन के बेसिस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट होते हैं हमारे पास? वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए, जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह हो गई, इसमें बेसिकली एजाइल मेथोडोलॉजीज का यूज होता है ज्यादातर, ठीक है। मोबाइल डेवलपमेंट फोकस ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म, जैसे कि बैंकिंग एप्स या फिर एप्लीकेशन रिलेटेड चीजें बनाने का हो गया, ठीक है, ये बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, बिजनेस ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड विद एग्जिस्टिंग सिस्टम, मतलब कि ये बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड चीजें होती हैं और ये एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ इंटरैक्टेड होती हैं, मतलब कनेक्टेड होती हैं एक तरीके से, ठीक है। इसमें टेस्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ईआरपी सिस्टम्स हमारे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं? रियल टाइम प्रोसेसिंग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, एग्जांपल मेडिकल डिवाइसेस, जैसे कि आप स्मार्ट वॉच पहनते हो तो वो आपका एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक है। आपके पास ऑटोमेटिक अगर मशीन वगैरह होगी, वॉशिंग मशीन वगैरह घर पे, तो जो ऑटोमेटिकली कट ऑफ वगैरह होता है तो वो सब में एम्बेडेड सिस्टम होता है, छोटे मोटे चिप्स लगे होते हैं हर चीज में, ठीक है। आपका मोबाइल एक एम्बेडेड सिस्टम की तरीके से आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें भी रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन पूरा भरा पड़ा है इसके अंदर, ठीक है। और भी जितनी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, अलग अलग लोगों के पास स्मार्ट नेक बैंड वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? बेस्ड ऑन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। अब डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के बेसिस पे 3 यहाँ पे बेसिक हमने लिए हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा भी होते हैं बट ये इतना सफिशियंट होगा। 5 हम लोग अलग अलग कैटेगरीज डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे टाइप्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, अब डेवलपमेंट के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं? एजाइल प्रोजेक्ट होते हैं, वाटरफॉल होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, ठीक है, और भी कई सारे होते हैं। एजाइल क्या होता है? इटरेटिव डेवलपमेंट, कस्टमर कोलैबोरेशन, मतलब कि यहाँ पे इटरेटिव डेवलपमेंट होता है, स्टेप वाइज डेवलपमेंट होता है, और कस्टमर जो है वो पूरा टाइम कनेक्टेड होता है, कोलैबोरेट करता रहता है, ठीक है। एग्जांपल मॉडर्न टेक प्रोजेक्ट्स यूजेस स्क्रम, कैनबन, देखो कैनबन, स्क्रम, ये सारे यूज करके हम एजाइल प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होता है, मॉडर्न टेक प्रोजेक्ट्स बनते हैं एजाइल प्रोजेक्ट, एजाइल मेथोडोलॉजी की हेल्प से बेसिकली, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा वाटरफॉल प्रोजेक्ट, सीक्वेंशियल फेजेस डिटेल्ड अप फ्रंट प्लानिंग, मतलब कि ये सीक्वेंशियल फेजेस में होते हैं। पहली चीज मतलब हर चीज एक प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये नहीं कि आप वापस प्रीवियस स्टेप पे जा सकते हो। वाटरफॉल की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि आप प्रीवियस स्टेप पे नहीं जा सकते, ठीक। एग्जाम्पल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट यूजेस स्टेज गेट रिव्यूज, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हर एक स्टेप होगा तभी अगला स्टेप होगा तभी अगला स्टेप होगा, ठीक है। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एजाइल एंड वाटरफॉल प्रैक्टिसेस, अब कॉम्बिनेशन कर दो इन्हीं का तो हाइब्रिड बन जाता है, अब कॉम्बिनेशन किसका भी कर दो हाइब्रिड ही बन जाता है, ठीक है। लार्ज एंटरप्राइज प्रोजेक्ट अडेप्टेबल अप्रोच, देखो एक चीज़ बता दूं मैं, एग्जाम के अंदर आपसे एजाइल मेथोडोलॉजी पहली, दूसरा रैड एप्लीकेशंस, ठीक है। रैड मेथोडोलॉजी बेसिकली रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, ये दो मेथोडोलॉजी 100% चांसेस है कि एग्जाम में आएगी, दोनों में से एक 10 नंबर के अंदर दिखेगी, ठीक है। इस यूनिट में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। हर यूनिट वाइज चीज़ें हैं, बट अगर टॉपिक कोई इधर का उधर हो जाए तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि करवाना तो एट द एंड सारे ही टॉपिक्स हैं, बट द पॉइंट इज कि हो सकता है कुछ टॉपिक इधर उधर हुए हो, क्योंकि जो एनालिसिस थी क्वेश्चंस की वो मैंने पर्सनली नहीं की है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड ने की है, तो थोड़ा बहुत से टॉपिक ऊपर नीचे हो गए गलती से, सो वो उतना आप लोग समझ लेना, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जितने मैं पढ़ा दूंगा वीडियो के अंदर वो आपके सारे सिलेबस के हैं, PYQs के हैं और एग्जाम में आने के चांस हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन क्लाइंट टाइप दो तरह के प्रोजेक्ट है हमारे पास, इंटरनल प्रोजेक्ट्स और एक्सटर्नल प्रोजेक्ट। इंटरनल प्रोजेक्ट क्या होते हैं? डेवलप फॉर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन यूज, एग्जांपल इंट्रानेट एप्लीकेशंस, डायरेक्ट स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। इंटरनल प्रोजेक्ट क्या होते हैं? जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूज के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके कॉलेज का जो ERP बनाया गया होगा वो आपके कॉलेज वाले लोग ही यूज करेंगे, एक्सटर्नल लोग उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट मतलब कि आपके कॉलेज की फैकल्टी, आपके कॉलेज के जो ओनर होंगे वो सारे ही लोग उस पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो डेवलप फॉर एक्सटर्नल क्लाइंट्स, एग्जांपल कमर्शियल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, एम्फसाइज क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखो एक्सटर्नल क्लाइंट्स के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन बना दिया जो दुनिया भर के लोग यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या यूज़ कर सकें, या कोई कमर्शियल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। इसमें क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, नथिंग इज नेक्स्ट। वीडियो खत्म हो गई है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी कल तक आई गेस। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।